जय हिंद। इतिहास के क्लास के सीरीज पार्ट 2 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम लोग प्राचीन इतिहास के साहित्यिक स्रोत के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में हमने प्राचीन इतिहास के पुरातात्विक स्रोत पर चर्चा किया था और समझा था कि क्या होते हैं पुरातात्विक स्रोत, कहाँ से उससे हमें क्या क्या जानकारियाँ मिलती है, वो सब चीज़ों को मैं डिटेल में चर्चा किया था, तो पिछला वीडियो देखना ना भूलें। और आज हम लोग साहित्यिक स्रोत के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, साहित्यिक स्रोत में मुख्य रूप से धार्मिक और गैर धार्मिक स्रोत ही शामिल है। ठीक है, हमारे प्राचीन इतिहास कैसा था, किस तरह का था, कैसे लोग थे, कैसे वहाँ की राज्य व्यवस्था थी, कैसी आर्थिक स्थिति थी, ये सारी जानकारी हम लोगों को साहित्यिक स्रोत से भी मिलती है। कुछ धार्मिक से तो कुछ गैर धार्मिक से मिलती है। और यह धार्मिक क्या है, गैर धार्मिक क्या है, हम लोग डिटेल में अभी पढ़ेंगे। ठीक है, धार्मिक ग्रंथों में ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध, जैन साहित्य को प्रमुख रूप से लिया गया है। ठीक है, देखिए, भारत के इतिहास के संदर्भ में सर्वाधिक स्रोत साहित्य स्रोत है। ठीक है, हमारा जो भारत का इतिहास है, जिसमें हमें जानकारी मिलती है कि हमारे प्राचीन इतिहास कैसा था, सबसे अधिक हम लोग को यह साहित्यिक स्रोत ही बताता है कि पहले के लोग किस तरह के रहते थे, कैसी सोच थी, कैसी व्यवस्था थी, हर चीज़ सबसे ज़्यादा हम लोग को यह साहित्यिक स्रोत से ही जानकारी मिलती है। इससे पहले हमने जो पुरातात्विक स्रोत पढ़ा था, जिसमें वहाँ के राजा के महल कैसे थे, वहाँ किस तरह के सिक्के चलते थे, ये सब के बारे में पढ़ा था, लेकिन उससे बहुत जानकारियाँ मिलती है, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा जानकारी हम लोग को साहित्यिक स्रोत से मिलती है। प्राचीन काल में पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी। ठीक है, प्राचीन काल में पुस्तकें हाथ से लिखी जाती है। अब तो कंप्यूटर है, बस टाइपिंग करो, लिखा गया तो बोल दो तो अपने आप गूगल लिख देता है। इस तरह की सुविधा है। पहले क्या, जितनी भी पुस्तकें थी वो हाथ से लिखी जाती थी। हाथ से लिखी गई इन पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता है। ये देखिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। पांडुलिपि क्या है? तो पांडुलिपि क्या होता है? जिस बुक को हाथ से लिखा जाता था ना पहले प्राचीन काल में, तो उसे पांडुलिपि कहा जाता था। ठीक है, पांडुलिपि क्या है? हाथ से लिखी गई पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता है। ठीक है, देखिए, पांडुलिपि को ताड़पत्रों या भोजपत्रों में लिखा जाता है। ठीक है, पहले के जो पेज थे ना, बहुत ही मोटा हुआ करते थे, समझिए एक लकड़ी के जैसा, तो उसको ताड़पत्र या भोजपत्र कहा जाता था। उसी पत्र में पांडुलिपि लिखी जाती थी। इस प्राचीन साहित्य को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक धार्मिक साहित्य और एक गैर धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में है जितने भी धर्म के ग्रंथ है, वेद है, पुराण है, ये सारे धार्मिक साहित्य हो गए। और गैर धार्मिक साहित्य में कह सकते हैं कि अगर कोई राजा है तो वह अपनी जीवनी लिख रहा है, अपने राज्य व्यवस्था के बारे में लिख रहा है, तो ये सब गैर धार्मिक साहित्य में आते हैं। ठीक है, धार्मिक स्रोत के अंतर्गत हिंदू, बौद्ध, जैन का धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आप लोग धार्मिक स्रोत समझ गए कि हम लोग किस तरह से प्राचीन इतिहास को आज हम लोग पढ़ते हैं, जानकारी लेते हैं कि पहले किस तरह से लोग रहता था। ये सब हमें साहित्यिक स्रोत से पता चलता है। और गैर धार्मिक क्या है? गैर धार्मिक स्रोत के अंतर्गत अंतर्धर्म के अलावा अन्य साहित्यिक को गैर धर्म साहित्य कहते हैं। इसका मतलब है कि धार्मिक स्रोत के अलावा जितने भी बच जाते हैं वे सब गैर धार्मिक है। इसमें ऐतिहासिक पुस्तकें हो सकती है, अभी मैंने बताया, जीवनी हो सकती है, वृत्तांत इत्यादि शामिल हो सकते हैं। गैर धार्मिक साहित्य में विद्वानों व कूटनीतियों की रचना प्रमुख होती है। ठीक है, गैर धार्मिक क्या होती है? किसी राजा की जीवनी हो सकती है, या फिर उस राज्य व्यवस्था में जो विद्वान है उनकी कूटनीति का एक पुस्तक हो सकता है। ये सब गैर धार्मिक स्रोत में आता है। इसके अलावा भी एक स्रोत है जो हमारे प्राचीन इतिहास के बारे में बताता है, वह विदेशी स्रोत है। जैसे कि अगर किसी की राज्य व्यवस्था में विदेश से कोई घूमने आया है लेखक, तो वो आएगा तो यहाँ के बारे में तो कुछ लिखेगा ना, तो वही विदेशी स्रोत से भी हम लोगों को पता चलता है हमारा प्राचीन इतिहास कैसा रहा है। विदेशी साहित्य से भी भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। यह विदेशी लेखक विदेशी राजाओं के साथ भारत आए, जिसके उपरांत उन्होंने भारत के सामाजिक, आर्थिक तथा भौगोलिक व्यवस्था का वर्णन किया। ठीक है, विदेशी साहित्य शास्त्रों का 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, विदेश से जो लोग आए हमारे भारत में और यहाँ के भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति के बारे में लिखें, उसको भी 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, एक यूनानी व रोम, दूसरा चीनी लेखक और तीसरा अरबी लेखक। ठीक है, मतलब 3 तरह के लेखक हमारे भारत आए थे प्राचीन काल में। अब वो आकर भारत की स्थितियों के बारे में लिखे थे, तो उसको भी 3 भाग बांटा गया है कि यूनानी और रोम से आए थे, और दूसरा चीनी थे, और तीसरा हमारे अरबी लेखक थे जो इस साहित्य के क्षेत्र में काम किए थे, भारत के ऊपर लिखे थे। ठीक है, तो यह पूरा साहित्यिक स्रोत है जिससे हमें प्राचीन इतिहास के बारे में पता चलता है। तो अगले क्लास में हम लोग जो हमारा एक बच गया विदेशी स्रोत, 3 अभी मैंने पढ़ा था, फर्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे पार्ट 1 में, कि हमारा प्राचीन इतिहास के जो स्रोत है वो 3 है। एक था हमारा पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत, तीसरा विदेशी स्रोत। तो 2 पढ़ लिए। अगले क्लास में हम लोग तीसरा जो स्रोत है विदेशी स्रोत, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, बाय।